मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान को आप क्यों जानते हैं, कैसे जानते हैं? जी, थार डेजर्ट, पानी के संकट का प्रदेश। और ये संकट जो है, ये एंगरनेस ऑफ नेचर और human made, who is create this desert. ये राजस्थान का रेगिस्तान कैसे बना, किसी को पता है? बताएगा कोई? अच्छा चलिए, राजस्थान छोड़ देते हैं। आप लोग महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का मतलब है ग्रेट स्टेट। सचमुच आपका स्टेट ग्रेट था, क्योंकि जब हमें आजादी मिली तब आपका राज्य ना तो ड्राउट में आता था ना फ्लड में आता था। दोनों लिस्ट में आपके राज्य का नाम नहीं था। और आपके लोगों ने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे काम किए। 42% लार्ज डैम आपके स्टेट में बन गए, तो ड्राउट और फ्लड होने का फिर सवाल ही नहीं था। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि सबसे ज्यादा आत्महत्याएं वाटर स्केर्सिटी के कारण आपके राज्य में होती हैं। क्यों? ये सवाल आपकी शिक्षा में खड़े होने चाहिए। दोस्तों, मेरा जो गुरु है वो अनपढ़ किसान है, और उस अनपढ़ किसान ने मेरी 2 दिन में 2 PhD कराई। तुम्हारी शिक्षा नहीं करा सकती। शिक्षा में PhD करने के लिए 19 साल लगते हैं, लेकिन मेरी 2 दिन में 2 PhD कैसे हुई, मैं जल्दी से 1 मिनट में बताता हूँ। मैं जब भारत सरकार छोड़ के गया, अलवर जिले की थानागाजी तहसील के गोपालपुरा गांव में, वहां सब लोग बीमार थे रतौंधी रोग से। मैंने उनका इलाज किया, ठीक हो गए। उनमें एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम था मानभू मीणा। उसने कहा, ओ राजेंद्र, माने थारी दवाई भी को चावे, थारी पढ़ाई भी को चावे, माने तो पानी चावे पानी। तू माँ के गांव में रहवे तो या दवाई और पढ़ाई का काम बंद कर दे, हमारे गांव में पानी का काम कर। तो मैंने कहा, तब मेरी उम्र 26 साल हो गई थी। मैंने कहा, काका मैं अब 26 साल का हो गया, अब कितने दिन में मैं पानी का डॉक्टर बनूंगा? तो बोला, 2 दिन में बन जाला, 2 दिन में, ऐसे हाथ खड़े करके। तो फिर मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। मांगू काका ने मुझे 2 दिन में मेरी 2 PhD कंप्लीट की। पहली PhD थी वो जियो हाइड्रो साइंस में थी, और दूसरी PhD थी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। उसके पास वर्ड नहीं थे उसकी वोकैबुलरी में, उसके पास शब्दकोश नहीं था कि वो मुझे, जैसे मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता था। तो उसने मुझे एक चमड़े की मूठ में बैठा के, मूठ जानते हो, मूठ में बैठा के ड्राई वेल में 150 फीट नीचे पटक दिया, और 5 मिनट बाद निकाल के पूछा, कहीं देखा रहे तू कुएं में? तो उस कुएं में ऐसे कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर थे। तो मैंने कहा, काका ई में तो सीधी सर्च है लोकल भाषा में, उसको एक कन्फाइंड नहीं आता। बोला, देख अगर पेड़ कहीं अच्छे। तो उसने धरती के अंदर का जो पेट है वो ऊपर की वनस्पति पेड़ पौधों के साथ देखना समझना सिखा दिया। और मेरी PhD का वैलिडेशन 3 प्रोफेसरों ने नहीं किया, तो किसने किया? 25 कुओं ने किया। मुझे उसने दिन भर में 25 कुएं दिखाए,
और उसने मुझे स्ट्रिक्टली कह दिया था कि मेरे से कोई सवाल मत पूछना, क्योंकि सवाल पूछूंगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा, शब्द नहीं है उसके पास। तो बोला मैं तेरे से सवाल पूछूंगा, तुझे मेरे सवालों का जवाब देना है। तो हर कुएं के बाद वो 5 से 7 सवाल पूछता था। जब उसके सारे सवालों का जवाब ठीक हो गया, तब रात को उसने कहा अब तू धरती का पेट जान गयो, मतलब धरती का पेट समझ गया। ये क्यों कर रहा था वो? क्योंकि वो मुझे वहां की जियो हाइड्रोमॉर्फोलॉजी सिखाना दिखाना चाहता था। और क्यों दिखाना चाहता था? क्योंकि वहां सूरज सबसे बड़ा चोर है, पानी को एवोपरेट कर लेता है, और सूरज चोरी नहीं करेगा तो हम जिंदा रहेंगे क्या? अब उसकी भाषा में वो चोर था, मेरी भाषा में चोर नहीं है, मेरी भाषा में तो वो भगवान है। तो मानू काका ने कहा देख अठे सूरज घनी चोरी करे है, तो सूरज की चोरी रोकना है तो पानी धरती के पेट में रहेगा तो सूरज चोरी को नहीं कर सके। तो मेरी पीएचडी का विषय क्या था? सूरज की चोरी रोकना। पहले दिन साइंस की पीएचडी थी, और ये जो साइंस थी ये साइंस विद कॉमन सेंस थी, साइंस विद सेंस थी। और दूसरे दिन मेरी जो पीएचडी थी वो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में थी। वो मुझे पहाड़ के ऊपर ले गया जहां से वो स्ट्रीम शुरू होती है, और उसके साथ साथ हमने पैदल चलना शुरू किया। जहां पर स्टीप स्लोप होते थे वहां उसने कहा कॉन्वेक्स डिजाइन का उल्टा बांध बनाना है। आपको समझना है तो कॉन्वेक्स डिजाइन लाइक दिस। क्यों? क्योंकि स्टीप स्लोप पे यदि आपने स्ट्रेट डैम बनाया तो पानी के प्रेशर में कहीं से भी टूट जाएगा। और मुझे ये सारे डैम लोकल मटेरियल में बनाने थे। मेरे लिए दूसरे दिन उसने साइट सिलेक्शन सिखाया और साइट का सिलेक्शन का डिजाइन सिखाया, और दूसरी बात सिखाई मटेरियल वहीं से लोकल कैसे सेलेक्ट करना, और तीसरी बात सिखाई कि पानी के लिए बहुत लड़ाई होती है। ऊपर के किसान जब बांध बनाएंगे ऊपर, तो नीचे के किसान ऊपर बांध नहीं बनाने देंगे। तो ऐसे झगड़ों को कैसे मिटाना, कैसे मिटाना? उसने कहा जब तू बांध बनाने की जगह तय करे तो नीचे के किसानों को भी बुला लेना, और ये जो फ्रैक्चर हैं, इन फ्रैक्चर से उसके कुएं में पानी जाएगा। जब ये बात उसको यकीन हो जाएगा तो वो डैम को रोकेगा नहीं। तो तीसरी बात क्या सिखाई? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। और चौथी बात, ये जो पानी है ये बाजार की वस्तु नहीं है। तू जो पानी का काम करे, किसी को इस पानी को बेचने मत देना, इसको बाजार में मत जाने देना। और चौथी बात, पांचवी बात, उसने कहा ये जो पानी है ये हमारा जन्मदाता है, और जन्मदाता को कभी भी कोई गंदा नहीं करता, प्रदूषित नहीं करता। तो इसके किनारे जहां भी जल संरचना बने, कैसे समाज में नियम बनाना है, दस्तूर बनाना है कि लोग तालाब को गंदा ना करें। तो दूसरे दिन 5 बातें, ये पांचों बातें हमारी जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग है उसके प्रति हमें कॉन्शियस बनाती है, कंसर्न इक्वल टू द नेचर एंड द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये टेक्नोलॉजी केवल सॉल्यूशन नहीं सिखाती, बल्कि ये हमें रिस्पॉन्सिबल बनाती है कि हम नेचुरल टेक्नोलॉजी से कैसे नेचर के प्रति कॉन्शियस हो सके, और इक्वली जो हमारी नीड है वो नेचर के साथ इक्वल रिस्पेक्ट दे सके। तो दोस्तों, मैं आया
ऐसे राजस्थान से जो राजस्थान बेपानी होके उजड़ गया था, लाचार बेकार बीमार होके तुम्हारी बम्बई में आके वो जो होते हैं बतासे बेच देते सब, चाट पकड़ देते। हाँ, हम लोगों ने वहाँ पानी का काम जब शुरू किया तो पिछले 50 साल के इस काम में हमने 23 नदियों को पैरेनियल किया। 10,800 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जब मैंने काम शुरू किया तो वहां के लोग एक गीत गाते थे, क्योंकि आपके यहाँ क्लाइमेटिक क्लॉक लगा है ना, तो क्लाइमेटिक को समझना है तो समाज कैसे समझता है ये जान लो। जब हमने काम शुरू किया तब वहां के लोग एक गीत गाते थे। क्या गीत गाते थे? बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं है वो, रूठ कर चले जाते हैं कहाँ, जानते नहीं है हम। जिस दिन से बादलों ने रूठना शुरू किया, मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू रूठ कर दिल्ली चले गए हैं। ना मेरे कुएं में पानी है, ना मेरे खेत में हरियाली है, तो मेरे बुढ़ापे में खुशहाली कहाँ। ये दुख भरे गीत उस जमाने में जब हमने काम शुरू किया तब गांव-गांव में गाए जाते थे। अभी वहां के गीत बदल गए। अब बादल आते हैं मेरे गांव में, रूठते नहीं है वो, बरसते हैं मेरे खेतों पर, पानी आ गया है मेरे कुएं में। जिस दिन पानी आया मेरे कुएं में, मेरा बेटा, मेरे बेटे की बहू और उनको दिल्ली में एक पोती भी हो गई थी, और मेरी पोती लौट आए हैं घर। अब करते हैं वो खेती, खेत में है हरियाली, कुएं में है पानी। अब मुझे मालूम है कि मेरे बुढ़ापे में रहेगी खुशहाली। ये जो क्लाइमेट चेंज की ग्लोबल क्राइसिस है, नदियों का प्रदूषित होना, टेम्परेचर का बढ़ना और घटना दोनों, टेम्परेचर केवल बढ़ रहा है ऐसा नहीं, घट भी रहा है। ये जो इरेटिक रेन्स हैं, क्लाउड बर्स्ट हैं, ये सब हमारी मॉडर्न ग्लोबल प्रॉब्लम है। और ये मॉडर्न ग्लोबल प्रॉब्लम इसलिए है कि अब हमारे ध्यान में से साइंस और टेक्नोलॉजी डिसइंटीग्रेट हो गई है। अब हम उनको इंटीग्रेट करके बच्चों को समग्रता के साथ लेके आगे कैसे जाएं, ये हमारे सामने प्रिंसिपल साहब अब इस मॉडर्न साइंस में, टेक्नोलॉजी में हम सब चीजों को डिसइंटीग्रेट करके एक ही चीज पर आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि उसको बड़ा पैकेज दिलाना है। और बड़ा पैकेज किसको मिलता है? जो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नेचर का एक्सट्रैक्शन कर सके और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन करने की टेक्नोलॉजी इजाद कर सके, उसको सबसे बड़ा पैकेज मिलता है। तो हमें बड़ा पैकेज दिलाना है अपने विद्यार्थियों को। तो हम लोग कई बार अपने व्यवहार में साइंस को और टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन को डिग्री जो उसको देनी है उसी में उसको आगे लेके जाना है, तो हम भूल जाते हैं। और जब ये डिसइंटीग्रेशन होता है तो नेचर से हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। तो प्यारे युवा विद्यार्थियों, आज का जो दिन है, आपके मैनेजमेंट ने और आपके शिक्षकों ने हमें इसलिए बुलाया कि पुणे एक पुण्य नगरी है, पुण्य नगरी। अब वो पुण्य नगरी कब होती है? जब उसकी नदियां स्वस्थ हों, जब उसके पहाड़ हरे भरे हों, जब वहां के लोग अपने भविष्य के साथ सबका भविष्य, साझा भविष्य साथ देके सुधारने के लिए काम करते हैं। अब आपकी पुण्य नगरी में जितनी 7-8 नदियां हैं वो सब नाले बन गई हैं, और नालों को
जब जिस देश की नदियां नाले बनती हैं, तब उस देश की सभ्यता और संस्कृति भी क्या हो जाती है? जिस देश की नदियां नाले बनती हैं, उस देश की सभ्यता और संस्कृति क्या होती है? बोलो ना यार, आपके प्रिंसिपल साहब कुछ नहीं करने वाले आज, अभी तो हम हैं। तो आप तो आपके मन में जो आ रहा है वो बोल दो बिना झिझक के। जिस देश की नदियां नाले बनती हैं, उस देश की सभ्यता और संस्कृति और प्रकृति, उसका योग कैसा होता है? चलिए यही बता दीजिए। आपको उस पहले सवाल के जवाब में डर था तो दोबारा समझ लो। जिस देश की नदियां नाले बनती हैं, उसकी प्रकृति संस्कृति का योग कैसा होता है? कैसा होता है? जरा इस जवाब पे सबने सुना हो तो सब ताली बजा दो, तो मैं मुझे भी पता चल जाएगा। जोर से सुन ले जिससे सब, क्योंकि ये खास बात है और ये बात राजेंद्र सिंह इस मंच पे कह के नहीं जाना चाहता। पूना के विद्यार्थी और पूना के भी पीजी कॉलेज के विद्यार्थी बोलेंगे तो मैं भी ताली बजा के जाऊंगा। बोलो। प्यारे बच्चों, जिस देश की नदियां नाले बनती हैं, उस देश की सभ्यता और संस्कृति सूखने लगती है, मरने लगती है, बिगड़ने लगती है। देश की सभ्यता उस देश की सरिताओं के साथ रहती है। सभ्यता और संस्कृति सरिताओं के बिना नहीं बनती। तो पूना की जो सरिताएं हैं, 7 सरिताएं, वो बिल्कुल नाले बन रही हैं। नालों को नदी बनाना सबसे अच्छा काम होता है। जो देश अपनी नदियों, अपने नालों को नदी बनाने के लिए संकल्पित होता है, वो देश सदाचारी होता है, वो देश उच्च विचारी होता है। उस देश के विद्यार्थी क्या होते हैं? क्या होते हैं? प्रकाशमान होते हैं, ब्राइट होते हैं। वो ब्राइट है इसलिए वो जो वर्तमान में बिगाड़ आया है उसको सुधारने के लिए संकल्पित हो रहे हैं। तो यदि ये हाउस इस वचन के साथ कि हम पूना की नदियों को अब नाले से नदी बनाने की कोशिश करेंगे। नाले तो बन गए हैं, माफ करना, मैं तो पहले किसी कॉलेज में बोल रहा था तो मैंने तो कहा कि पूना की नदियां आईसीयू में भरती हैं। कौन से कॉलेज में? हाँ, तब मैं पूना की नदियों के बारे में ही बोल रहा था। इसलिए दोस्तों, यदि आपकी नदियां आईसीयू में भरती हैं तो आप उसके बेटे हैं और बेटियां हैं, तो अपनी माँ का इलाज करना और ऐसा इलाज कराना जिससे वो ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। तुम्हारी सरकार इलाज कर रही है 13,000 करोड़, 14,000 करोड़, 15,000 करोड़, किस नाम पर? रिवर रिजुनेशन के नाम पर खर्च कर रही है। और कर क्या रही है? वो ब्यूटिफिकेशन कर रही है, घाट बना रही है। तो तुम्हारी नदी बीमार है हृदय रोग से, उसका प्रवाह दूषित है, बीमार है, और डॉक्टर कौन है? ब्यूटी पार्लर। तो बताओ तुम्हारे नदी का इलाज होगा? नहीं होगा ना। तो बस आज ये संकल्प ले लो, मुझे विश्वास है, आप सब विद्यार्थियों पर विश्वास है और शिक्षकों पर, कि हम पूना की नदियों का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए काम करेंगे। बोलो, हम सब मिलकर पूना की अपनी नदियों का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए संकल्पित हो रहे हैं। मैं अब यहाँ अपनी बात खत्म करता हूँ।
धन्यवाद।